यूरोप में माहौल इस वक्त बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और वहाँ का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो सबको हैरान कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यूरोप में। और मुझे उन लोगों की फ़िक्र हो रही है जो पाकिस्तान छोड़कर यूरोप जाने के ख्वाब देख रहे हैं या वहाँ सेटल होने का सोच रहे हैं, स्पेशली जर्मनी, इटली और फ्रांस वगैरह, ये जो हैवी वेट्स हैं यूरोप के। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोप में वो क्या पॉलिटिकल चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इन इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियां वहाँ पर अजीरन हो सकती हैं। वहाँ पर अगले कुछ सालों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिनको हमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कहीं मूव करने से पहले, पाकिस्तान छोड़ने से पहले। तो आइए देखते हैं कि यूरोप में आखिर क्या हो रहा है। यूरोप की पार्लियामेंट के अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पर जो फार राइट पार्टीज़ हैं उन्होंने अक्सरियत हासिल की है। हर कंट्री में क्लियर उनको एक मेजॉरिटी नज़र आ रही है। एक तो होती है ना यूरोप के मुल्कों की पार्लियामेंट्स, जैसे फ्रांस की अपनी है, इटली की अपनी है और जर्मनी की अपनी। इसी तरह पैरेलल में यूरोपियन पार्लियामेंट होती है और यूरोप का एक पूरा सेटअप होता है जो यूरोप की इस्टेब्लिशमेंट बनती है। ब्रसल्स में उनके दफातर होते हैं, उनकी पार्लियामेंट होती है और उनके अपने सदर होते हैं और इसी तरह यूरोपीय यूनियन के हेड होते हैं जो कि एक पैरेलल सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कानून साजी होती है वो फिर लॉबिंग करते हैं दूसरे मुल्कों में कि वो उन कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। और ये हम सबको पता है कि अमेरिका बादर का बड़ा असर व रसूख है यूरोपीय यूनियन पर, कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन के ज़रिए प्रेशराइज करता है इन ममालिक को कि आप ये पॉलिसी बनाएं, प्रो यूक्रेन चलें, एंटी रशिया चलें, एंटी चाइना चलें। तो ये चालें सारी अमेरिका यूरोपियन पार्लियामेंट को बताता है और यूरोपियन पार्लियामेंट पैरेलल में एक लॉबिंग भी कर रही होती है यूरोप के डिफरेंट ममालिक में, यानी यूरोप का एक पैरेलल सेटअप। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये राइट विंग कंजर्वेटिव्स को जो जीत मिल रही है यूरोप में, ये क्यों हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है और ये किन किन जगहों पर हमारे ख़िलाफ़ जाते हैं और हमसे नफ़रत करते हैं। तो फार राइट पार्टीज़ की जो जीत हुई है यूरोप में, उसने बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स को हिलाकर रख दिया यूरोप में। इसने फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन को मजबूर कर दिया कि वो एक अर्ली इलेक्शंस कॉल करें और उन्होंने कंजर्वेटिव्स की जीत को देखते हुए इलेक्शंस कॉल कर दी हैं। मतलब वहाँ पर कम से कम इतनी शर्म और इतनी मोरालिटी है कि अगर आप देखें कि दूसरा ग्रुप जीत रहा है तो आप फ़ौरन कंसीड कर देते हो और आप इलेक्शंस की तरफ जाते हो। इसी तरह जर्मनी की जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अक्सरियत हासिल की है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, यानी जिन लोगों को अब जितवाया यूरोपियन लोगों ने वो यूरोपियन पार्लियामेंट में विनर्स हैं, वहाँ पर वो बैठेंगे। जैसे मैंने पहले कहा ना कि एक पैरेलल सिस्टम है, एक सिस्टम है जर्मनी का, फ्रांस का या इटली का और एक सिस्टम है यूरोपियन पार्लियामेंट का। और वहाँ से भी वही लोग मुंतखब होकर आते हैं जो उन्हीं लोगों के नुमाइंदे होते हैं जिनका ताल्लुक यूरोप के डिफरेंट ममालिक से होता है। तो एक पार्लियामेंट ब्रसल्स में होगी और एक पार्लियामेंट इनके अपने अपने कैपिटल्स में होती है। इटली की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी एक राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत है जो कि पॉपुलिस्ट अप्रोच के साथ चलती हैं। जॉर्जिया मेलोनी उनकी प्राइम मिनिस्टर है और उनकी नरेंद्र मोदी से भी बड़ी दोस्ती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मोसोलिनी के बाद सबसे ज़्यादा राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी है इटली में, यानी कि 70-80 साल बाद इतनी ज़्यादा नेशनलिस्ट पार्टी आई है इटली में। यहाँ से आप यूरोप में चेंज होती हुई वेव का अंदाज़ा कर सकते हैं। जबकि बाकी यूरोपियन ममालिक की बात करें तो वहाँ पर सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट पार्टीज़ हैं इस वक्त फ्रांस और जर्मनी वगैरह में, लेकिन इटली में ऑलरेडी ये राइट विंगर्स की पार्टी है। और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो फार राइट पार्टीज़ जीती हैं वो ऑलरेडी इनकी फेवर में जाती हैं। इन्हीं की वेव को उन्होंने एक्सटेंड किया। इसी वेव की कॉन्टिन्यूशन हमने देखी है जो इटली में ऑलरेडी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप में ये फार राइट पार्टीज़ क्यों जीत रही हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में अब राइट का राज क्यों है और पॉपुलिस्ट अप्रोच वहाँ पर क्यों प्रिवेल कर रही है और हमें उनसे क्या क्या ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एंटी इमिग्रेशन है। वो इमिग्रेशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके ख्याल में एशिया, अरब और अफ्रीका से आए हुए माइग्रेंट्स ने उनके मुल्कों के हालात को तबाह कर दिया है और वहाँ पर दहशत गर्दी इन्होंने फैलाई है। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आते हैं, सो कॉल्ड
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो कि ये गोरे लोग इनको समझते हैं, एशियंस को, अरब्स को और अफ्रीकन्स को। तो ये एक इनकी सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है हमारे हवाले से कि ये समझते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और वेस्ट एशिया में जंग की वजह से जो बहुत लोग बेघर हुए थे, सीरिया में, लीबिया में, वो बड़ी तादाद में यूरोप की तरफ मूव कर गए थे। ये एक इंसान का पैटर्न है कि जहाँ पर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो फिर हिजरत करता है, वो इमिग्रेशन करता है, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है किसी भी तरह से। अभी हम देखते हैं ना कि कितने पाकिस्तानी और इंडियंस डंकी लगाकर जाते हैं ये ईरान के रास्ते और फिर तुर्की और मेडिटेरेनियन सी में, और वहाँ से वो ग्रीस एंटर होने की कोशिश करते हैं इसलिए कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें एक पीसफुल कंट्री के अंदर। और अफसोसनाक बात यह है कि कई कश्तियाँ डूब जाती हैं, कई कश्तियाँ इन मुल्कों की नेवीज़ का खुद निशाना बन जाती हैं। वो उनको टारगेट करते हैं, मारते हैं, उनकी कश्तियों को डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के ह्यूमन राइट्स के मसाइल जन्म लेते हैं। और आयरनी देखें कि इनडायरेक्टली इन वेस्टर्न ममालिक का ही इनडायरेक्ट हाथ होता है थोड़ा बहुत इन मुल्कों के हालात को ख़राब करने में। ये सीरिया, लीबिया, ये अमेरिका के साथ लॉबिंग करके, नेटो को घुसा के, ये इनकी इतनी गलत पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि ये सो कॉल्ड जाहिल लोग आ रहे हैं, ये अरब कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, ये हमारे मुल्क में आ रहे हैं और ये हमारी जॉब्स ले रहे हैं और हमारे मुल्क का अमन ये ख़राब कर रहे हैं। ये है इन पॉपुलिस्ट लोगों की अप्रोच यूरोप के अंदर, ये फार राइट की अप्रोच, ये पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है। पॉपुलिस्ट नारे लगाते हैं, इससे ये यंग लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो जी ये आपके मुल्क का अमन ख़राब कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक सिमिलर अप्रोच ट्रंप ने भी अपनाई थी। आपको याद है ट्रंप का 2016 में एक बहुत पॉपुलर नारा था, बिल्ड द वॉल। वो भी यही कहते थे कि मैक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हम दीवार बनाएंगे और उनको हम अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देंगे। इसके ज़रिए ये दहशतगर्दी और मनशियात फैलाते हैं अमेरिका के अंदर, तो हम इनको, इन जाहिल लोगों को, सो कॉल्ड जाहिल लोगों को एंटर नहीं होने देंगे अमेरिका के बॉर्डर्स के अंदर। ये आज भी एक बहस चल रही है अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से। ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हामी हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, यानी उसमें थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस होना चाहिए लेकिन इतनी सख्त स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। यानी ओवरऑल ये एंटी इमिग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ होते हैं। ग्लोबलाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम सबको आना जाना चाहिए एक दूसरे के कंट्रीज़ में, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए, तो उन लोगों के लिए बड़ा लुक्रेटिव एक कॉन्सेप्ट है, उनके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है कि यार हमें नए नए मौके मिल सकते हैं। जबकि जो ऑलरेडी प्रिविलेज लोग हैं, जो गोरे हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए ये एक नुकसानदेह चीज़ है। वो कहते हैं कि भाई हम अपने मज़े में बैठे रहें, हम अपने बबल में बैठे रहें, हम क्यों इन लोगों को एंटर करें जो हमारे कंट्री को ख़राब करते हैं। इसलिए ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी ग्लोबलाइजेशन है। और ट्रंप की जीत इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी 2016 में, और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि ये पॉपुलिस्ट वेव यूरोप तक आ रही है, क्योंकि बहुत सिमिलर पैटर्न है अमेरिका और यूरोप के। वहाँ दोनों जगहों पर सिमिलर मसाइल हैं। हाँ, पॉलिसीज़ में बड़ा फ़र्क है, लेकिन ये जो अप्रोच है ना इमिग्रेशन के हवाले से, यहाँ पर काफ़ी सिमिलर हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं। इसके अलावा यूरोप में ये जो यंग लोग हैं, ये जो राइजिंग राइट विंग पॉलिटिशियंस के सपोर्टर्स हमें नज़र आते हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर भी शो करते हैं और वो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बताई जाती हैं जितनी होती नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर एक और तज़ाद पैदा होता है, और एग्जैक्टली हम ये यूएस में भी देखते हैं कि जो ड्रिलिंग कंपनीज़ हैं और जो ग्रीन फ्रेंडली कंपनीज़ हैं, यहाँ पर भी बहस होती है कि जी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए, फॉसल फ्यूल्स को अब हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनीज़ वो ये कहती हैं, और जो लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं, कि हमें ग्रीन एनर्जी पर काम करना चाहिए। तो जब आप पुराने तरीक़ों को तर्क करते हो तो बहुत सी जॉब्स उसमें मारी जाती हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का जो पूरा नैरेटिव है वो उसको भी डिच करने की कोशिश करते हैं
ये राइट विंग के लोग कि जी ये क्या है कि हमारी जॉब्स को खा रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव फैला के। और अमेरिका में बिल्कुल एग्जैक्ट यही पैटर्न हमें नज़र आता है। ट्रंप ये कहते हैं कि हम इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं ड्रिलिंग की हम बहाल करेंगे उन्हें, और इसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि हम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे। और वो ये कहते हैं कि जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या जो दूसरे मुल्कों के लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम अमेरिका के लोगों को प्रेफरेंस देंगे। इसलिए वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि हमने अमेरिका को फौकियत देनी है, अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंटिमेंट है जो इस वक्त राइट विंग की हमायत में हमें नज़र आता है, वो ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्रिवेल करता है। जो शहरी एलीट है और अर्बन यूथ, वो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की रॉ में बह गई हुई है और वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को। वो ये कहते हैं ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, ड्रिलिंग पर कदगन लगानी चाहिए, यानी जितने भी आपके मॉडर्न नैरेटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो इसमें वो कहते हैं इससे हमारा नुकसान होता है, इससे हमारी नौकरियां जाती हैं। और यही पैटर्न अब हम पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी और इवन इंडिया में भी कि शहरी लोगों की डिफरेंट अप्रोच होती है। वो ग्लोबल नैरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जबकि गांव के लोग ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से टच रहते हैं। उनको ज़्यादा ये होगा कि हमें इमीडिएट फ़ायदा किस में मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आप छोटी छोटी पॉलिसीज़ से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हो तो उनका तो ओढ़ना बिछोड़ना ही वही होता है। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते डाइवर्सिफाई करने के, जो शहरों के लोगों के पास होते हैं। इसलिए शहर के लोग हमेशा, ये एक दुनिया का पैटर्न है कि वो एक्सेप्ट करते हैं नई पॉलिसीज़, जबकि रेजिस्टेंस हमेशा कंजर्वेटिव तबके से आती है जो रूरल एरियाज़ में होता है। और 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के बाद यूरोप के अभी भी कई मुल्कों के गांव उसके असरात से अभी तक निपट रहे हैं। तो बहरहाल ये जो नई यूरोपियन पार्लियामेंट बनेगी, ये नई अप्रोच को आगे लेकर चलेगी। इसमें एक और बहुत बड़ा इशू है, वो यूक्रेन का इशू है। इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि यूरोप के जो सदर वगैरह होते हैं, ईयू के पार्लियामेंट के और यूरोपीय यूनियन के जो करता धरता होते हैं, उर्सुला वॉन डर लेयन वगैरह, इन पर ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस होता है और अमेरिका अपनी मर्जी की बात मनवाने की कोशिश करता है। और इनकी इस वक्त यही पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के मुल्क प्रो यूक्रेन हो और रशिया के अगेंस्ट जाएं। अब हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, इनकी हमें पॉलिसीज़ का पता है कि ये पिछले 2 साल से इनके अगेंस्ट जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें रशिया के ख़िलाफ़ इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। ये भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है। तो ये हमें पता चलता है कि यूरोप में डिफरेंट इस वक्त सोचें पाई जाती हैं और सारी यूरोपियन पार्लियामेंट से एग्री नहीं करती। यूरोपियन पार्लियामेंट का एजेंडा है कि सब यूक्रेन के हामी हों और ये एजेंडा अमेरिका की तरफ से आता है ताकि ये रशिया को मिलकर कुचल सकें। और आप देखें इस वक्त जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, वो रशिया के ख़िलाफ़ ही बातें कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो। आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस तरह वो इक़दामात कर रहे हैं और वो जंग के हवाले से भी अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों और एशियंस के लिए जो सबसे बुरी खबर है, ये मिडल ईस्ट के लोगों के लिए और अफ्रीकन लोगों के लिए जो अब वहाँ पर जाएंगे, वो अब जंग की तैयारियाँ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है और 2030 में हमारा रूस से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। उसके लिए वो रिजर्विस्ट की एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं, यानी रेगुलर आर्मी के अलावा जो आपके सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और जितने भी आपकी वर्किंग क्लास और लेबर तबका होगा उसको जंग के वक्त आगे कर दिया जाएगा। ये हमने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह जर्मनी जंग के लिए तैयार हो रहा है और वो अपनी वर्किंग क्लास और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको ये ऑलरेडी बता रहा है कि आप तैयार रहें जंग के लिए, और किसी को भी जंग के वक्त ड्यूटीज़ के लिए कॉल किया जा सकता है। इस वक्त यूरोप की इकॉनमी भी रिसेशन से गुजर रही है क्योंकि रशिया से ये जो सस्ता ऑयल और सस्ती गंदम लेते थे वो सप्लाई चेन इस वक्त डिसरप्ट हुई है और यूक्रेन से भी बहुत बड़ी मिकदार में ये जो सस्ती गंदम लेते थे उसमें भी बहुत सी रुकावटें हैं जंग की वजह से। तो ये इस वक्त पूरे यूरोप में क्राइसिस आया हुआ है। यूके की बात करें, वहाँ पर गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं, फ्रांस में आए दिन फसादात होते रहते हैं, जर्मनी वर्ल्ड वॉर की तैयारियां कर रहा है और यूके भी यही कह रहा है कि हम सब लड़कों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को लाजमी बनाएंगे। और ये सारे लीडर रशिया से जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसी असना में जो फार राइट है वो यूरोप के अंदर गेंस हासिल कर रही है और वो हम लोगों को अच्छा नहीं समझती। तो आप खुद सोचें कि इस पूरे माहौल में अगले 5 से 6 सालों में यूरोप के हालात किस तरफ जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ्यूचर इज़ एशिया या एशिया इज़ फ्यूचर।
अब एशिया में जो मुल्क सही पॉलिसीज़ बनाएगा वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा इस पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में। सऊदी अरब, इंडिया और चाइना इसकी कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से कोई कोशिश नहीं कर रहा। पाकिस्तान भी एफर्ट्स करे तो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का हब बन सकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास वो नहीं है। वो फिर भी ट्राई कर रहे हैं। इंडिया ने अपना लोहा इस मामले में मनवा लिया है और वो बहुत सी चीज़ों में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो फार ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं। जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया वगैरह, ये और दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। तो अब हमें भी अच्छा करने की ज़रूरत है। अब हमारा टाइम भी आ रहा है। हमारी रूलिंग एलीट को कोई बताए कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर बनाएं, तो यहाँ पर हालात चेंज हो सकते हैं। क्योंकि अब यूरोप की पावर डिक्लाइन होगी इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। वहाँ पर पोलराइजेशन बढ़ रही है, वहाँ पर सोसाइटीज़ डिवाइड हो रही हैं, वहाँ पर हेट बढ़ रही है और वहाँ पर एक जंग का समा है। इसी वजह से मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने मुल्क को अच्छा करना चाहिए, उस हवाले से एफ़र्ट्स करनी चाहिए। हमारे मुल्क में भी अभी बहुत कुछ है। इस वक्त हम बुरी पॉलिसीज़ का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है हमारे मुल्क का, जो कि नहीं होना चाहिए। इस वक्त राइज़ पे होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये डाउनफॉल का शिकार है। इसको हम बेहतर कर सकते हैं और यहाँ पर ही हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो यूरोप जाने से पहले आप ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि वहाँ पर जंग भी हो सकती है और वो मैदान जंग में आपको आगे खड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर ऑड जॉब्स ही करते हैं। टैक्सियाँ चलाते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, बेकरियों में काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने उनको आगे करना है जंग में, जिनकी शहरियत होगी। तो इस हवाले से बड़ा फूंक कर आपको कदम लेना चाहिए। वहाँ पर आप देखें, अब तो जो फीसिस हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो भी अब आपे से बाहर हो चुकी हैं। वो अब एक आम पाकिस्तान में बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जितना डॉलर का रेट बढ़ा है। तो वो फ़ीस वैसे ही बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता जो पहले आज से 10-12 साल पहले लोग कर सकते थे। जो जर्मनी वगैरह ये फ्री एजुकेशन भी देते थे, यूके में सस्ती तालीम होती थी, अब वो चीज़ें नहीं रहीं। तो बहुत सोच समझ के हमने कदम उठाना है। हमें वहाँ पर एक्सट्रीम फार राइट का भी सामना करना पड़ेगा, जो आपसे नफरत करती है, जो आपके खिलाफ कानून साजी बनाएगी, जो आपको मुल्क बदर करने की कोशिश करेगी। और जिनको चांस मिल भी जाता है वो वहाँ के मुकाबले में बहुत सस्ती नौकरियाँ करते हैं। वही जॉब जो वहाँ का बंदा 14 से 15 पाउंड लेता है या 14 से 15 यूरो लेता है, आप पाकिस्तानी और ये जो एशियंस लोग हैं, इंडियंस, ये 3 से 4 यूरोज़ में कर लेते हैं। तो एक ये एज है यूरोप को हमारे होने का, इसलिए वो हमारे लोगों को अकोमोडेट करते हैं उनकी गवर्नमेंट्स। अब देखना ये है कि फार राइट के राइज के बाद यूरोप के हालात किस तरह बदलते हैं। और साथ में ऐसी सिचुएशन जब जंग के बादल भी मंडला रहे हों, तो ये हालात कोई इतने साजगार मुझे नहीं नज़र आ रहे यूरोप में अगले 10 सालों में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में, आप मेरे से एग्री करते हैं कि यूरोप में जो हालात हैं अगले 6 से 7 सालों में वो बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि ख़ुद उनके लीडर्स ही कह रहे हैं कि हमारा रशिया से मुकाबला हो सकता है, एक बड़ी जंग हो सकती है। क्या फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स यूरोप में अपने कदम जमा सकते हैं, या यूरोप में सेंसिबल वॉइसेस प्रिवेल करेंगी और मामला इसी तरह चलते रहेंगे, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी? आप क्या समझते हैं? क्या हमें यूरोप की तरफ मूव करने का सोचना चाहिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।